अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता हफ्ते भी आपकी सेहत के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, समाजी मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और माशी मसाइल के हवाले से भी हमने प्रोग्राम में बात की। और इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त आवाम से है, इसके ऊपर हमने प्रोग्राम में तफ़सीलन गुफ्तगू की। कोशिश ये होती है देखने वाले, क्योंकि बहुत सारे पैगामात भेजते हैं, चाहते हैं कि उनके मसाइल के हवाले से प्रोग्राम्स में बात की जाए, उनको जो उनके मसाइल हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। बस यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से बात की जाए। नौजवानों के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर मौशी मसाइल हैं, इसके ऊपर ये कहा गया कि आप कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें कि ये जो आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस हैं या दीगर कारोबार के जो तरीके हैं, इसके हवाले से कुछ आगही जो है वो पहुंचाई जाए लोगों तक। ये बड़ी एक माकूल एक समझ लें कि तजवीज़ देखने वालों की जानिब से दी गई है। तो इंशाल्लाह अब ये सिलसिला ऐसा रखेंगे आने वाले वक्त में कि ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन बिजनेसेस से वाबस्ता जो लोग हैं उनको काम शुरू करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके हवाले से बात की जाए। ये काम किस तरह शुरू किया जाता है, क्या कुछ इसमें हो सकता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। और ख़ास तौर पे यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सामने लाया जाए, किस तरह उन्होंने काम किया है, किस तरह छोटे सरमाए के साथ, थोड़े सरमाए के साथ किस तरह उन्होंने अपने बिजनेस का आगाज़ किया। ऐसे लोगों को मैं तलाश कर रहा हूँ। देखने वाले अगर इस तरह के लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं अगर रब्ता करना चाहें तो ज़रूर रब्ता कीजिए। प्रोग्राम आपके लिए ये हाजिर है, ये आपका अपना प्रोग्राम है। ऐसे लोगों को सामने लाएंगे ताकि दूसरों को भी इससे मौका मिले कि वो कुछ सीख सकें और अपने कारोबार का आगाज़ कर सकें। तो ये मेरी एक कोशिश है, इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम ज़रूर आगे करता रहूँगा। और दीगर जो आपके मसाइल हैं, आपके जो इलाके के हवाले से मसाइल हैं, उसके अलावा बहुत सारी शिकायत उस पर मौसूल होती हैं। जो बिजली की लोड शेडिंग और इस वक्त बड़ा मसला जो है वो पानी की जो किल्लत है वो बहुत बड़ा मसला, और अब साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का भी आगाज़ हो गया है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि शहर कराची में, ये तो पूरे पाकिस्तान का ही मसला है, लेकिन शहर कराची क्योंकि मसाइल का एक गढ़ है, एक अंबार लग चुका है, तो रोज़ कोई ना कोई मसला जो है वो सर उठा रहा है। और ख़ास तौर पे इस सीज़न में अब बारिश के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है कि आने वाले चंद हफ्तों में बारिश को अभी इम्कान है। और इससे पहले जो गुज़िश्ता साल जो कुछ हुआ है, बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि इस हवाले से भी बात की जाए, अथॉरिटीज़ को झंझोड़ा जाए, जानने की कोशिश करें कि क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और गुज़िश्ता साल जैसी अगर हालत ना हो उसके लिए पेशगी इक़दाम क्या किए गए हैं या क्या किए जाएंगे। अभी तक तो कोई ऐसे हमें जो है वो इक़दाम नज़र नहीं आ रहा है। ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। जैसे कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ किया, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर प्रोग्राम रखा जाए और ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो काम कर रहे हैं, छोटे सरमाए के साथ उन्होंने काम का आगाज़ किया और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस के हवाले से काफ़ी उन्होंने काम किया है। उनसे आज बात करेंगे, मौका मिलेगा बहुत कुछ जानने का कि उन्होंने काम का आगाज़ किस तरह किया। बहुत सारी बातें और आज उनसे होंगी। खुशामदीद कहूँगा जनाब आमिर सईद साहब को। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और इसके अलावा और बहुत सारे कामों में मसरूफ़ रहते हैं। उम्र कम है लेकिन माशाल्लाह बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। आमिर को मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच आमिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आमिर इससे पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ। जो प्रोग्राम हमारा फॉलो करते हैं और जो नहीं करते, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनके लिए भी उनसे हमारी कुछ गुफ्तगू हुई थी उनके ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से। तो आमिर को एक दफ़ा फिर आज वहीं से सिलसिला जो है हमें शुरू करते हैं जहाँ से हमारी बात जो है वो ख़त्म हुई थी। पहले तो थोड़ा सा जो देखने वाले जो पहली दफ़ा देख रहे हैं शायद उनको आपके बारे में ना इल्म हो। मैं चाहूँगा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए देखने वालों को कि आपने कैसे काम का आगाज़ किया,
टेक्सटाइल से आपका बराह रास्त ताल्लुक़ है, तो इस फील्ड के अंदर आपने कैसे जो है वो काम करना शुरू किया और कैसे देखते हैं पाकिस्तान में तो आजकल क्योंकि टेक्सटाइल का ज़रा ज़्यादा बोलबाला है, तो क्या समझते हैं कितना पोटेंशियल है और कैसे जो ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं काम कर सकते हैं? मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू यासिर भाई, आपने मुझे दोबारा प्रोग्राम में दावत दी। जी थैंक यू सो मच। टेक्सटाइल के हवाले से बात हो रही है, तो टेक्सटाइल एक ऐसा बिज़नेस है जो जब तक इंसान जिंदा है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ख़त्म नहीं हो सकता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, बिल्कुल ठीक है। कपड़े पहनना कोई कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सही। इसके अलावा हमारी जो दीगर ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी टेक्सटाइल से ही मुंसलिक हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और आजकल हमारे पास टेक्सटाइल में जो है वो फुली हमारा पैक ऑर्डर्स चल रहे हैं। एक्सपोर्ट भी हमारा पीक पर चल रहा है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और न्यू मशीन्स आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं हमारे मुल्क में। प्रिंटिंग से लेके, वीविंग से लेके, डाइंग से लेके सब लोग जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं न्यू, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है वो हमारे मुल्क में आ रही हैं टेक्सटाइल के ऊपर। ठीक है, वजह क्या बन रही है ज़रा ये भी साथ बताते चलें, क्योंकि कहा ये जा रहा है, हम जो समझते हैं या ख़बरों के ज़रिए जो पता चलता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो रीजनल मार्केट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी डल हुई हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ ऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा मूव कर गए हैं। क्या ये भी है एक वजह? फरमाइए। हाँ, एक वजह ये भी है कि कोविड-19 में जैसे कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई और लोगों ने चाइना से भी माल लेना बंद कर दिया और दीगर कंट्रीज़ से भी माल, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर, उनके एक्सपोर्ट बिल्कुल बैठ गए। ठीक है। और हमारी कंट्री जो है वो इस वक्त काफ़ी सेफ और सिक्योर है। इस कोविड-19 के हवाले से भी हमारी परसेंटेज भी काफ़ी डाउन हुई है और वैक्सीनेट भी आ गई है हमारे मुल्क में, वो भी फ्री वैक्सीनेट भी हो रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कोविड का रेशो काफ़ी कम हो गया है और हमारे मुल्क पर और जो एक्सपोर्ट की पाबंदियाँ हैं वो कम हैं और काफ़ी मुल्क जो है वो हमारा माल ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। ठीक है, एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है। ठीक है, फिनिश गुड के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये रहा कि रीजन में हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। आप ये समझ लीजिए हमारे यहाँ बिजली की कीमत सबसे ज़्यादा थी रीजन में, इसके अलावा और जो दीगर रॉ मटेरियल है ये वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत महंगा शायद रहा। सबसे बड़ा तो फैक्टर जो बिजली का था यही एक बहुत जिसकी वजह से हम फिनिश प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा सके, उसको नहीं बना सके और फिर कॉटन और यान एक्सपोर्ट करके हमने पैसा कमाया था। अब फिनिश गुड की अगर बात कर रहे हैं तो क्या वो कॉस्ट ऐसी है कि जिसको हम अफोर्ड कर सकें? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पर जाते हैं तो कॉस्टिंग, हमारा जो करेंसी वैल्यू है उससे हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में कि डॉलर की वैल्यू जो चल रही होती है और हमारे रुपए की जो वैल्यू होती है उसका काफ़ी डिफरेंस है, इसका काफ़ी हमें फ़ायदा होता है। तो हम इजीली जो है वो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी तरह से उसको। और इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी तो महंगी ही हुई है। कोविड में पिछले साल जो है वो हमें इंडस्ट्रियल एरिया को कुछ रिलीफ दिया गया था, थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था, बट वो नाकाफ़ी था बिल्कुल ही, उससे कोई हम काउंट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव ही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बड़ा रिलीफ नहीं था, कोई बड़ा रिलीफ नहीं है जितना मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ से। और कंट्रीज़ में तो जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दी जा रही है इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है, तो हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, इनपुट कॉस्ट बिल्कुल बढ़ जाती है। उसके बाद जब काम आया हमारे शहर में तो डेफिनेटली मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि हमारे यहाँ जो उसकी लॉजिस्टिक है, जो एक्सपोर्ट है, लॉजिस्टिक कंपनीज ने जो है वो अपने फ्राइट चार्जेस को 200 टाइम एक्सपेंसिव कर दिया। बिल्कुल ठीक है, ये तो पूरी दुनिया में हुआ है, ग्लोबली फ्राइट चार्जेस जो है ना वो बढ़ गए हैं। फ्राइट चार्जेस बढ़ गए हैं। फ्रैक्ट चार्जेस वाला समझ वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है और जो है वो फ्रैक्ट चार्जेस की वजह से हमें एक्सपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो कंटेनर हम $2,000 में एक्सपोर्ट करते थे उसके फ्रैक्ट चार्जेस अब $6,000 हो गए, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इसके ऊपर कोई कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत की तरफ से कि जिसका जो दिल मनमाना है वो अपनी मनमानियाँ कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, करप्शन की कोई रोकथाम नहीं है इस हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अब ये बताइए कि क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनाई जाए, पैकेजिंग का कैसे ख्याल रखा जाए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके बारे में हम लास्ट टाइम भी जो है वो डिस्कस कर रहे थे। इन सारी चीज़ों का भी तो हमने ख्याल रखना है कि ग्लोबली जिस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, मीट करते हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें तो कोई शक नहीं है कि बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी है। हम जो भी इस वक्त चीज़ बना रहे हैं, चाहे टी शर्ट्स हों, चाहे हमारे टावल्स हों या दीगर जो आइटम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन जो बाहर की प्रोडक्ट हम देखते हैं उसकी ख़ास तौर पे पैकेजिंग और फिनिशिंग बहुत कमाल की होती है। इस एंड पे क्या काम हो रहा है, ज़रा ये बताइए। बेसिकली जो हमारी एक्सपोर्ट की पैकेजिंग और एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो हम मैन्युफैक्चरर करते हैं, हमारे मुल्क में हम अपने मुल्क में वो प्रोडक्ट दे नहीं पाते और हम एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारे लोग वहाँ से हमारे मुल्क की चीज़ें लाकर बहुत खुश होते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। हालांकि हम लोग बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं और बनाने की ताकत रखते हैं, बेहतरीन फिनिशिंग करते हैं। हमारे मुल्क में भी अब सारी लेटेस्ट मशीनरीज मौजूद हैं और हम यहाँ से इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और लोग वहाँ से हमारा ही लेवल लगा हुआ लाते हैं, चीज़ें लाते हैं। टेक्सटाइल के हवाले से टावल्स हैं, बेडशीट्स हैं, ये सब हमारे मुल्क की ही नंबर 1 क्वालिटी है। कॉटन में हम नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। तो पैकेजिंग का ताल्लुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट में, और कॉस्ट इफेक्टेड होना पैकेजिंग का ये भी बहुत मेन प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा है कि हम पहले देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है, और इसके ऊपर हम कितना बजट पैकेजिंग का खर्च कर सकते हैं। ठीक है। उस हिसाब से हम फिर उसकी पैकेजिंग डिसाइड करते हैं कि इसकी क्या डिज़ाइनिंग रखनी है, क्या कलर्स रखने हैं। कलर्स भी देखे जाते हैं कि किस कलर के प्रोडक्ट, मल्टीपल बॉक्स बनाना है, अगर किस कलर का प्रोडक्ट उसमें जाना है तो उस हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग का ख्याल रखते हैं। और उसकी पैकेजिंग का जो है सेफ, 2 तरह की पैकेजिंग होती हैं। एक तो डिस्प्ले पैकेजिंग होती हैं और एक जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको सेफ एंड सिक्योर ट्रैवलिंग का भी जो है वो भी मेक श्योर करना होता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन रखना होता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ 2 तरह की पैकेजिंग के ऊपर हमारा फोकस होता है। एक तो डिस्प्ले ऑफ पैकेजिंग जिसमें प्रोडक्ट सेफ हो, सेकेंडरी डिलीवरी जो है वो भी सेफ होनी चाहिए। जो पैकेजिंग हम बनाए वो सेफ आपके घर तक पहुँचे, कस्टमर तक पहुँचे, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये भी इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हम सोचते नहीं हैं, और अपनी पैकेजिंग तो बना लेते हैं, उसकी हैंडलिंग का नहीं सोचते कि इसको किस तरह, कितने दिन इसकी शेल्फ लाइन है उस पैकेजिंग की। क्योंकि हम कार्टन या बॉक्स वगैरह बनाते हैं वो मॉइस्चर भी ऑब्जर्व करता है अपने अंदर, और फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि वो फेंकते भी हैं उठा के, और इस चीज़ों को जो लेबर है वो मिस हैंडलिंग भी करती है, तो वो बॉक्सेस वगैरह टूट जाते हैं। इस वजह से इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम कितना लोड उसमें डाल रहे हैं, क्या पैकेजिंग है, कितना वेट है, कलर्स हैं, और कॉस्ट इफेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। ब्रांड डेवलपमेंट मैं देखता हूँ, तो ब्रांडिंग करने के लिए तो हमारा दिल चाहता है कि हम जितने का प्रोडक्ट नहीं है उससे डबल कॉस्टिंग जो है ना इस वक्त प्रिंटिंग की हो गई है। क्योंकि इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, पेपर्स वगैरह या इंपोर्टेड मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं अपने कार्ड्स, टैग कार्ड्स, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है इस वक्त। इंपोर्ट भी तमाम पैकेजिंग मटेरियल में भी हमें कॉस्ट इफेक्ट हुआ है। ठीक है। मार्केट कौन सी केटर कर रहे हैं ये बताइए, क्योंकि इस वक्त तो हम सुन ये रहे हैं कि यूरोप में ज़्यादा डिमांड है, अमेरिका भी प्रोडक्ट जा रही है और बहुत सारी जगह जा रहे हैं। आपका किस तरह फोकस ज़्यादा है? पहले तो हम अपना टॉवल मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, उसका हमारा फोकस तो पाकिस्तान है। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग बेहतर से बेहतर चीज़ इस्तेमाल करें। डिमांड है इतनी? डिमांड है, अब बहुत डिमांड है, हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते, मीट नहीं कर पा रहे, मीट कर नहीं पा रहे इतनी ज़्यादा हमारे। क्योंकि अब यहाँ पर भी आप देखें सारे चेन स्टोर्स और सुपर स्टोर्स का रुझान बन गया है हमारे मुल्क में। बिल्कुल ऐसा ही। और ये इंडस्ट्री अभी न्यूली डेवलप हो रही है, और हम लोगों ने ही ये ट्रेंड पैदा किया है इस लोकल मार्केट में कि वो फ्रेश मैन्युफैक्चरर टॉवल्स और फ्रेश मैन्युफैक्चरर बेडशीट्स जो है वो हम सप्लाई हम लोगों ने शुरू की, उन लोगों का माइंड बनाया। वरना फ्रेश टॉवल ज़रा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू जो हम एक्सपोर्ट का लेफ्ट ओवर यूज़ करते हैं। ठीक है। हमने ये ट्रेंड पैदा किया फ्रेश टॉवल्स का लोगों के अंदर कि वो फ्रेश टॉवल्स यूज़ करें, और हमारी कंपनी ने इसको रिकॉग्नाइज करवाया अपने आप को। अब लोकल मार्केट में हमारी पाकिस्तान की कोई भी हमारे लेवल का वाइंडर मौजूद नहीं है जो कि इस तरह के फ्रेश टॉवल्स बेडशीट्स की सप्लाई दे। ठीक है। और इतनी अच्छी क्वालिटी।
इसमें तो बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जो खुद फिर ब्रांड करते हैं, उसकी रीब्रांडिंग होती है, उनके लेबल भी लगाए जाते हैं, फिर वो अपने पास से जो है मार्केट में सेल करते हैं। ऐसा भी हो रहा है? हाँ, कुछ सुपर स्टोर्स हैं, उनको ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हमारा ही नाम चले। बिल्कुल ठीक है। तो उनके लिए हमने ऑप्शन रखा हुआ है, हम कहते हैं कि ठीक है आप अपनी पैकेजिंग दे दें, हम उनके लेबल्स, उनके टैग कार्ड्स और उनका माल हम अलग कर देते हैं। ठीक है। उनके हिसाब से उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उस हिसाब से हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने प्रोडक्ट को उनके प्रोडक्ट से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डिज़ाइनिंग में। तो अभी फोकस ज़्यादा लोकल मार्केट, अभी ज़्यादा हमारा लोकल मार्केट। ठीक है। अच्छा, अब जो लोग घर पे बैठे काम कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे पास तो इतने लोग मौजूद नहीं हैं, इतना हमारे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है कि हम जाके एक डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करें, एक मार्केटिंग के लिए किसी को हायर किया जाए, ये तमाम चीज़ें किए जाएं, फिर ऑर्डर्स एक्वायर्ड करें, ये सारी चीज़ें करें। ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? ऑनलाइन बहुत ही आसान है, और जितना ऑनलाइन वर्क, ये कोविड-19 में हमें बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला है ऑनलाइन काम करने का हमारे मुल्क में। तो जितनी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर खुल गई हैं अब लोगों की आसानियों के लिए, इतने ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे, जितनी ज़्यादा कंपनियाँ ऑनलाइन सर्विसेज देने के लिए खुल गई हैं, तैयार हैं। ठीक है, सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आपका हर काम को सीखने की ज़रूरत है। अगर आप सीख कर एक काम करते हैं तो उसकी बात अलग होती है। बिल्कुल ठीक है। और एक आप ऐसे मार्केट में चले जाते हैं, उसकी बात अलग होती है। तो ऑनलाइन की काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं जो क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से अभी बात करते हैं कि ऑनलाइन काम जो है वो कैसे किया जाए। फिर ये कि एक और बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ अभी तक वो उस लेवल तक लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ सका है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, क्योंकि जो चीटिंग हो रही है, जो फ्रॉड हो रहा है, उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। बल्कि मैं एक इसके ऊपर प्रोग्राम भी करने वाला हूँ, सारे प्रोडक्ट्स आपको नाम लेकर बताऊँगा जो इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहे हैं और लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो शिकायत आ रही है ना जिस मसले पे लोग, वो ये ऑनलाइन बिजनेसेस के हवाले से शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ जो है वो धोखा हो रहा है, जो प्रोडक्ट दिखाई जाती है वो सेल नहीं की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस के हवाले से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारी शिकायत मौसूल होती हैं और जो देखने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि इस हवाले से ज़रूर बात की जाए, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक बात नहीं हो रही कि जो हमारे यहाँ ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं। और मैं एक बात फिर यहाँ पे दोहरा दूँ कि मैं जो इसके ऊपर प्रोग्राम करने वाला हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट के नाम लेकर और उन वेबसाइट्स के नाम आपको बताऊँगा जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये यहाँ से जो है बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए तैयार रहें सारे जी ऑनलाइन बिजनेसेस वाले भी, क्योंकि शिकायत बहुत सारी हैं। बल्कि मेरी कोशिश होगी जिन जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है उनके बाकायदा आपको क्लिप्स भी इसके ऊपर दिखाए जाएँ। वो प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, वो यहाँ ला कर रखूँगा, वो प्रोडक्ट दिखाऊँगा कि जिसके अंदर लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से अभी तक जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस इस तरह ग्रो नहीं हो सके जिस तरह होने चाहिए। समझने की बात है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक और हमारे मेहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप भी इससे पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। तालीम के हवाले से बड़ी खुलकर उनसे गुफ्तगू हुई थी। आज भी कुछ मामलात हैं, ज़ेर बहस आएंगे। दानिश सुज़मा माहिर तालीम है, उनको मैं कुछ आगे कहूँगा। बहुत शुक्रिया दानिश साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दानिश साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मौजू तो असल में कुछ और ऑनलाइन बिजनेसेस के हवाले से चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन भी आजकल सिलसिला शुरू हो गया है। अब वो ऑनलाइन एजुकेशन एक बहस एक बन चुकी है कि कैसे है, तो बिल्कुल ठीक, पूरी दुनिया में ये निज़ाम राइज है और बखूबी राइज है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जो अमेरिका में इस वक्त ज़ेर तालीम है, अगर उसके इम्तहानात इस दौरान हैं तो पाकिस्तान से बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें बड़ी मुश्किलात दरपेश रही हैं और कोरोना वायरस की वजह से एक के बाद दूसरी लहर, दूसरी के बाद तीसरी, और अब ये लगता बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, मैं सुन रहा था कल सोशल मीडिया पे भी चंद एक बयान चल रहे थे कि वो चौथी लहर के बारे में वो जो पेशगोई कर रहे हैं। तो अब ये लोग समझ रहे हैं कि ज़्यादा कोई ये सियासी हरबा बन गया है, ये कोई इस तरह लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोगों के जो ख्यालात मैं वो बता रहा हूँ कि अब लोगों को इस तरह जो है वो डराया जाएगा या फिर इस तरह जो है अपने मामलात को सीधा करने के लिए अब हर दफ़ा जो हरबा कोरोना वायरस को इस्तेमाल किया जाएगा। लोग सब बखूबी इससे वाकिफ़ है। मैं ज़रा ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आता हूँ, आपसे ज़रा इस पर बात करूँगा। कैसे मुमकिन है
निज़ाम को राइज तो आपको करना पड़ेगा। ये खुदा ना करे चौथी लहर होती है या अगर ये सिलसिला आगे जारी रहता है तो आपको लामहला ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कैसे ही मुमकिन हो सकेगा, ये ज़रा फरमाइए। थैंक यू सो मच यासिर भाई प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त कही कि कोविड के पैंडेमिक में वैसे तो डेवलप जितने भी जगहें हैं, जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम को उन्होंने बैलेंस करके रखा हुआ है, उनकी रूटीन का हिस्सा होता है। और ऑनलाइन एजुकेशन भी उनकी एक रूटीन का हिस्सा होता है कि उनका पार्ट होता है वो पूरे एक एकेडमिक्स का। तो हमारे पास ये लैक है इसमें कि हमने कभी इसके ऊपर हमने ना तवज्जो दी, ना हमें ज़रूरत पड़ी इस तरफ जाने की, क्योंकि हमारी फ़िज़िकल क्लासेस ही रूटीन में रहती थी। और आप अगर हमारे निसाब को भी देखें तो निसाब भी हमारा भी बहुत पीछे है बनिस्बत कॉम्पिटिटर्स के। तो बात दरअसल यही आई कि कोविड का जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो हम तैयार ही नहीं थे, ना मेंटली तैयार थे, ना हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। हमारे पास एक बड़ा आसान हरबा ये था कि हम तमाम चीज़ों को बंद कर दें। अब बंद करने का ऑल्टरनेट हमारे पास क्या था? हम सिर्फ उसकी बात कर सकते कि दुनिया के दूसरे ममालिक कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं था। ठीक है, हमने कह दिया कि हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने ये बात कब कही? 4 महीना गुजर जाने के बाद। 4 महीना तो बच्चे घर पे बैठे रहे, और वो ऐसा पीक टाइम था जिस टाइम पे उनके एग्जाम होने थे। आपने बहुत अच्छी बात की कि दूसरी जगहों पे चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वहां से बैठ के एग्जाम दे सकता है। लेकिन हमने फरवरी में इदारे बंद किए, मार्च में हमारे सालाना इम्तिहानात होने थे। हमारे बच्चे जो है वो मई तक घरों पे बैठे रह गए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वो बच्चे प्रोमोट कर दिए गए, बगैर इम्तिहान दिए वो पास हो गए, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज थी नहीं। अब यहाँ पे बात ही आती है दरअसल कि इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो रोल है जो उन्हें प्ले करना पड़ेगा और जो उन्हें करना चाहिए वो यही है कि हमें पेरेंट्स जो है ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करना है। क्योंकि बात दरअसल ये आती है, हमारा इंटरेक्ट जब पेरेंट्स के साथ होता है और जब हम इस ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आते हैं तो पेरेंट्स का सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि मेरे पास घर में एक स्मार्टफोन है, ठीक है, और इंटरनेट की मेरे पास फैसिलिटी ये है कि मैं उसमें मोबाइल में कार्ड चार्ज कर लेता हूँ और अपनी ज़रूरियात उसमें पूरी कर लेता हूँ। होता ये है कि मैं सुबह 8 बजे अपने दफ्तर निकल जाता हूँ और रात को 10 बजे मैं वापस घर आ रहा होता हूँ। और पेरेंट्स में से कोई एक घर पे होता है जिसके पास ज़रूरी नहीं कि स्मार्टफोन हो, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि दोनों ही पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे माशी हालात इस तरीके के भी हैं। तो पेरेंट्स का हमारे से ये सवाल होता है कि सर अगर आप ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आते हैं, ठीक है, आपके टीचर्स फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम उसको घर पे बैठकर किस तरीके से अपने बच्चे को हम सिस्टम में एजुकेशन दें? इसमें लाइव सेशन नहीं हो पाता, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी है टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन। जब तक उनका लाइव इंटरेक्शन नहीं होता, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बच्चे नहीं समझ पाते या टीचर उन्हें समझा नहीं पाता। तो अब क्योंकि पेरेंट जॉब पे होता है तो होता ये कि रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो डिलीवर कर दी जाती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स डिलीवर कर दिए जाते हैं, या स्कूल में पेरेंट्स को बुला के उनको एक हार्ड कॉपी दे दी जाती है कि आप बच्चों को जाके इसको नोट करवा लीजिए। अब एक पेरेंट है, उसके घर में 4 बच्चा है और उसके पास गैजेट की फैसिलिटीज एक है, तो वो उसके बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। तो हम तो अभी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जमीन बोझ हो चुका है, सिर्फ इसी वजह से कि इदारे पूरी कोशिश कर रहे हैं तालीम देने की, लेकिन यहाँ पेरेंट्स के पास फैसिलिटीज नहीं है। अब गवर्नमेंट का रोल यहाँ क्या प्ले होता है कि उनको देखें, हर बच्चा कीमती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि एक बड़े तबके के पढ़ने वाले स्कूल का बच्चा बहुत टैलेंटेड है। हर बच्चा टैलेंटेड होता है, लेकिन आपको हर बच्चे के ऊपर फिर तवज्जो भी देनी है। हर बच्चे के ऊपर आप जब तक खर्च नहीं करेंगे किसी भी एक बच्चे के ऊपर, आपका जो मुल्क है ना वो तरक्की कर ही नहीं सकता। ये आपके मुस्तकबिल के मेहमान हैं। तो अब गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले करे कि हर बच्चे को इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं, हर पेरेंट्स को जो है उनके घर में गैजेट्स प्रोवाइड किए जाएं, ताकि जो स्कूल है और जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट, ये हाथ मिला के चलें। जब ये हाथ मिला के चलेंगे तो हम अपने बच्चों को जो है वो बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। और दूसरी जगहों पे यही होता है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, विदाउट फैसिलिटेट कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा
तब तक ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को बुनियादी जो ज़रूरत है वो मुहैया करें। अब एक मसला और भी आता है, वो ये कि हम जिस जगह पर रहते हैं, कराची के ही बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको इंटरनेट की जो है वो बैंडविड्थ नहीं मिलती है, आपको वहाँ पर आपको कवरेज नहीं होगी, डाटा आपको जो वो नहीं काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जिसकी वजह से भी लोग जो है वो इससे मुतासिर हैं। बहुत सारे शहरी इलाकों के अंदर जो सिग्नल्स का इशू है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर ये कि डिवाइस ख़रीदना इंटरनेट की, फिर उसको गैजेट्स लेना, फिर बच्चों को उसके साथ इंगेज करना, वो हमारे यहाँ एक्सरसाइज क्योंकि नहीं हुई पास्ट में, इसलिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि इसके ऊपर और क्या हो सकता है। आमिर सईद यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो गुफ्तगू हो रही थी। जी आमिर साहब, अब फरमाइए, ऑनलाइन बिजनेसेस और फ्रॉड एक अलग टॉपिक जो है वो बन चुका है, कैसे काम किया जाए और ठीक तरह से काम किया जाए, ये लोग जानना चाहते हैं कि क्यों हमारे यहाँ की अब इतनी बड़ी मार्केट है, जब बाहर वाले लोग आकर यहाँ काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट के अंदर अगर काम सही नहीं करेंगे तो फिर कैसे बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे, कैसे फिर प्रमोट करेंगे बिजनेसेस। क्योंकि यहाँ एक लोगों का वतीरा बन गया है कि वो जो प्रोडक्ट डिस्प्ले है वो बड़ा खूबसूरत किया जाता है, उस पर पैसे खर्च किए जाते हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाई जाती हैं, लेकिन जब आप उसको ऑर्डर करते हैं तो वो क्या चीज़ निकलती है, लोग उससे बड़ा परेशान हैं। और फिर एक तो हमारे यहाँ क्योंकि कोई निज़ाम है नहीं, बड़ी ख़तरनाक रिफ़ंड पॉलिसीज़ होती हैं, वो रिफ़ंड करने में ही लोग जो है उसको प्रोडक्ट को उठा के फेंकना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन रिफ़ंड नहीं करते। क्यों ऐसा सिलसिला, ये ज़रा बताइए। सिलसिला ये है कि हमारे यहाँ कोई ऑनलाइन जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐसा रिलायबल नहीं है कि हमारे मुल्क में हर कोई आकर अपना काम कर सकता है। कोई ऐसी कोई इशू नहीं है, कोई भी डोमेन और होस्टिंग लेकर अपनी वेबसाइट बनाकर सेलिंग शुरू कर देता है। ठीक है। तो इस तरह जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन लोगों को बहुत आसानी से मौका मिल गया और वो अपनी कोई भी फेक तस्वीरें प्रोडक्ट की लगाकर जो है वो ऑनलाइन सेलिंग पर डाल देते हैं और वो प्रोडक्ट होता कुछ है और डिलीवरी कुछ होती है जी। उसके बाद फिर वो लोग परेशान रहते हैं। इसका बेहतर सोल्यूशन हमने यही देखा है मार्केट में, जो आप बाइंग करें, खुसूसी मैं बायर्स को ये बस सोल्यूशन बताना चाहूँगा कि जिनकी आउटलेट्स मौजूद हों जिस ब्रांड की, उनकी उस वेबसाइट से आप बाइंग करें, जिनकी वेबसाइट भी मौजूद हो और फिजिकली आउटलेट भी मौजूद हो। ठीक है। वो रिलायबल लोग हैं। ठीक है। वो कहीं भाग नहीं सकते आपसे। ना कि आप ऐसी वेबसाइट से या ऐसी छोटी कंपनी से जो बनी हुई है जिनका कोई नामो निशानी नहीं है, सिर्फ वेबसाइट है, बिल्कुल ठीक है, उनसे अगर आप बाय करते हैं उनको आप पकड़ नहीं सकते। और राइडर बस आपको सील पैक एक पार्सल दे जाता है और जो है वो आप उसको खोलने भी नहीं देता। अच्छा, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि आपने उसके ऊपर प्रिंट भी करके लगाया हुआ होता है कि जब तक इसकी पेमेंट नहीं होगी तब तक आप इसको खोलने के मजाज नहीं है। अजीब भोंडा मजाक है। आप दुनिया में देखें कहीं ये नहीं है। आप प्रोडक्ट आए आपके पास, आप खोल के उसको चेक करें, क्वालिटी अगर वो ठीक है तो आप अपने पास रखें, उसके पैसे दें, वरना उसको वापस कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 दफ़ा मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है, कुछ लोगों ने शिकायत की है कि वो पार्सल लेकर आते हैं और वो लोग जब उनसे कहते हैं कि प्रोडक्ट हाथ में दें, वो कहते हैं जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपको हाथ में नहीं देंगे। जी फरमाइए। यही अलमिया है हमारा कि हम जैसे ही जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करा, ऐसे ही फ्रॉडियों का बिजनेस भी ऑनलाइन में डेवलप होना शुरू हो गया और लोगों को फेक काम करने की वजह से हमारा काफ़ी ऑनलाइन डिस्टर्ब भी हुआ। इसकी वजह से शुरू में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई। हमें खुद भी ऐसी हेडर्स का सामना करना पड़ा, हमारी कंपनीज को भी, कि लोग कहते हैं कि भाई ये कलर सेम है जो आप पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्ट सेम है। तो उनको फिर हम सेटिस्फाई करते हैं, उनको फिर अपनी फिजिकली जो फोटोग्राफ्स होती हैं उसके अलावा उनसे आप वो मांगें कि आप नॉर्मल तस्वीर भेजें खींच कर। हम नॉर्मल वीडियोस भेजते हैं और नॉर्मल तस्वीर भी भेजते हैं कि भाई ये फिजिकली भी आप देख लें, जो कि फोटोग्राफ एडिट हुई हुई होती हैं। उसके अलावा हम नॉर्मल तस्वीर मंगवाते हैं प्रोडक्ट की, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट वाकई में वो जो आप पिक्चर में शो कर रहे हैं एडिटेड पिक्चर में नॉर्मल भी वैसे ही फिजिकली है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि आप अगर ब्रांडेड कंपनी से जो ब्रांड ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो रिलायबल होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं उसमें तो फिर फ्रॉड होने का काफ़ी ज़्यादा खदशा। अच्छा, ये मैं इसको थोड़ा सा और आगे जाकर ना इसके ऊपर ज़रा डिटेल आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। ये जो बाहर के बड़े मशहूर ब्रांड्स होते हैं, ये उनकी वेबसाइट से तस्वीरें उठाई जाती हैं, उसमें क्योंकि इंटरनेशनल मॉडल्स होते हैं, बड़ी हाई क्वालिटी की इमेजेस होते हैं, उनको अपने फेसबुक पेज के ज़रिए या अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर वो लगाए जाते हैं और उसके बाद उनके रेप्लिकास बनाकर जो है वो बेचे जा रहे होते हैं। ये भी काम चल रहा है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा जो है इस फ्रॉड का शिकार होना है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है।
कि हमारे यहाँ बजाय इसके कि मार्केट को कैटर करें, इतनी बड़ी मार्केट है, वही फ्रॉड की वजह से अपने पूरे कस्टमर, और मुझ जैसा अगर कोई वो आ जाए क्लाइंट, तो मैं तो अभी बाकायदा नाम के साथ पूरी लिस्ट जो है वो जारी करने वाला हूँ, मैं पूरा उसका केस मैंने तैयार किया हुआ है, वो बाकायदा कोर्ट में भी जाऊँगा उनके खिलाफ, और जो लोगों की शिकायत है वो यहाँ पे प्रोडक्ट नाम लेकर आपको बताऊंगा कि आपने उनसे जो है वो बचना, और ऐसी वेबसाइट्स और इनके खिलाफ नहीं जाना। वो फ़ोन आना जो उनका शुरू हो जाएगा, चाहें तो रब्ता कर लें, लेकिन वो सारी जो बड़ी वेबसाइट है वो सारी उसमें लिस्ट में शामिल हैं, पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट भी आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोडक्ट हैं, जाली प्रोडक्ट, और ये बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जिनके आप कमर्शल्स भी टीवी के ऊपर देखते हैं, वो सब इसके अंदर शामिल हैं, तो सारे फ्रॉड में मुलविस हैं जी। हाँ, ऐसे ही है कि बहुत सारे लोगों ने ये फ्रॉड शुरू कर दिया है कि वो दिखाते हैं कुछ प्रोडक्ट है और डिलीवर कुछ प्रोडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और हमारे यहाँ के लोग एतबार करके मंगवा लेते हैं और उसको वो ओपन भी करने नहीं देते। यही काफ़ी इश्यूज हैं जो ऑनलाइन परचेजर्स को आ रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है लोगों को कि उन फेक जो जाली वेबसाइट है उनको बंद कराया जाए, या जो इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं उनके लिए कोई भी ऐसा खातिर ख्वाह जो इंतजामात या कोई नहीं है हमारे यहाँ देख रेख करने वाला। बिल्कुल ठीक है। चलें दानिश साहब, अब थोड़ी सी बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से, इसको फर्दर और वो कर लेते हैं। अब बात ये है कि मैं बार बार हर शख्स से ये बात पूछ रहा हूँ, जो अथॉरिटीज़ है वो तो शायद इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, या उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि इसके हवाले से क्या करें। अभी तक जो पॉलिसी सामने आई है ना, वो हर मसले का हल हमारे पास ये है कि इसको बंद कर दो। हर चीज़ को किसी भी आप उसके हवाले से बात कर लें, माशाल्लाह ऐसे ऐसे जीनियस लोग बैठे हैं, उनसे आप जब भी किसी मशवरे का आप उससे मुझे लेंगे कि अगर इसको कोरोना को बढ़ने से रोकना है या अगर इस चीज़ को कंट्रोल करना है, वो कहते हैं जी बंद कर दो। हर मसले का हल जो है उनके पास लॉकडाउन का है, और आगे भी यही है। अच्छा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोगों से कोई बात ढकी छुपी नहीं है, इसकी आड़ में लाखों और करोड़ों रुपया कमाया भी जा रहा है, तो ये भी सिलसिला है ना, इस वजह से ज़्यादा सूट करती है। लेकिन इसमें अल्टीमेटली नुकसान जो है एक आम पाकिस्तानी का है, एक आम शहरी का है, एक बच्चे का है, उसका मुस्तकबिल से जो है वो खेला जा रहा है। अब ये जो पीछे इतना बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, 6-7 महीने 8 महीने बच्चों के ज़ाया हुए, ज़ाया इसकी भरपाई आपको करना होगी, कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि पॉलिसी तो अभी तक ग्राउंड पे कोई नज़र नहीं आ रही, स्टेक होल्डर सारे शिकायत कर रहे हैं किसी भी हवाले से, तो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। कैसे मसला हल हो, ये फरमाइए। यासिर भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि पहले तो ये अपना माइंडसेट बदलें कि रेशो बढ़ता है बीमारी का, तो उनकी पहले वजूहात को ये देखें कि वो वजूहात क्या है। होता यही है कि जिन वजूहात की वजह से रेशो बढ़ रहा है वो तो अपनी जगह पे वैसे ही रहती हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट में उन इदारों को बंद कर दिया जाता है जो प्रॉपर एसओपीज को फॉलो कर रहे होते हैं, जहाँ पे चांस बहुत कम होता है कि यहाँ पे कोई अफेक्टेड होगा इससे। बिल्कुल ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेसेस हैं, सबसे पहले खोले गए अभी ये इस लॉकडाउन के बाद, जिसमें वाटर पार्क पहले खोल दिए गए, ठीक है, अब तमाम तफरीगाहें खोल दी गई, आखिर में तालीमी इदारे खोले गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस माइंडसेट को आप पहले बदलें, आपकी तरजीह में तालीम होनी चाहिए। आप सब बंद कर दें, बिल्कुल ठीक, तालीम का निजाम आप चलने दें। बिल्कुल ठीक। सेहत और तालीम अगर आपका ये बुनियादी हक भी है और यही आपका जो है ना बैकबोन भी है, बिल्कुल ठीक है, कि ये अगर बेहतर रहेगा तो आपका निजाम बेहतर चलेगा। हमने बेशुमार तजवीज़ दी, डेवलप जगहों का मिसाल भी दिया कि होता यह है कि ऑनलाइन सिस्टम बेहतर होने के बावजूद डेवलप जगहों पे दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं कि जिनको फिजिकली आना है वो फिजिकली आ जाएं और जिनको ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है वो ऑनलाइन एजुकेशन लें। उससे होता यह है कि जिनके पेरेंट्स के पास फैसिलिटीज हैं वो घर से ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, ऑप्शन होने की वजह से वो स्कूल आ जाते हैं और टीचर से उनका इंटरेक्शन रह जाता है। हमने इनको सजेशन दी जिसमें इनके जारी करदा एसओपीज में 50% हाजिरी के साथ बच्चों को बुलाने की इजाजत है। हमने ये कहा कि वो इजाजत आपकी ठीक है, लेकिन अगर रेशो बढ़ता है तो आप बंद कर देते हैं, आप 50% हाजिरी को कम करें ना, आप 50% से 45 पे आए, 40 पे आए, 30 पे आए, आप बिल्कुल बिलो पे आ जाएं, लेकिन सबसे लास्ट ऑप्शन रखें इसको बंद करने का। आप क्या करते हैं कि 5% आपने कंडीशन रखी है कि जहां पे रेशो बढ़ेगा वहां हम इदारे बंद कर देंगे। तो आपने इदारा बंद किया, लेकिन उस इदारे को आप बच्चे की हिफाजत के लिए बंद कर रहे हैं। बच्चा उसी इदारे से निकल रहा है, उसी इलाके का जो पब्लिक पार्क है वो खुला हुआ है, वहां पे जाके बच्चा खेलकूद कर रहा है,
ठीक है, वहां पे बच्चा इफेक्टेड नहीं हो रहा, वहां से बच्चा निकल के आ रहा है, माँ बाप के साथ शॉपिंग पे जा रहा है, मुख्तलिफ तफरीगाहों में जा रहा है, रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है, हर जगह जा रहा है, वहां बच्चा इफेक्टेड नहीं हो रहा। तो हम ऐसा भोंडा मजाक तालीम के साथ क्यों कर रहे हैं, जिससे तालीमी इदारे आपके वो नुकसान में आएंगे, असातिज़ा आपके वो नुकसान में आएंगे, आपकी तालीम नुकसान में आएगी और आपके तलबा नुकसान में आएंगे। ये जो आपने कहा ना कि जो इन्होंने 8 महीने घर पे बिठा के जो एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, अब इसका अजाला कैसे होगा, ये नामुमकिन है। लिटरली बच्चों को हमने देखा कि ज़हीन तर बच्चा, काबिल तर बच्चा, उसके अंदर इतनी तब्दीली आ गई है उसके रवैये के अंदर, बिल्कुल, कि फील नहीं होता कि एक टीचर से वो आके बात कर रहा है। बच्चा क्लास के अंदर बैठ के उसके अंदर वो माहौल नहीं रहा क्लास में बैठने का कि वो रिजर्व होता है, बच्चा रिजर्व होता है कि हमारे टीचर्स आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, या उसको टेंशन होती है मेरा ये टेस्ट है, मेरे ये असिस्टमेंट शेड्यूल हुए हुए हैं और घर जाके मुझे जो है वो खाना पीना खा के बैठना है। बच्चों का आपने जो मेंटल एक डिसऑर्डर है उसको आपने क्रिएट कर दिया। यहाँ तक देखा है दानिश के आप यकीन करें कि बच्चे, अब किसी से अगर बात करो ना कि आप स्कूल जाने के बारे में क्या सोचा है, तो शायद उन्होंने ये जहन बना लिया है कि आप शायद ज़िंदगी में कभी स्कूल जाना ही नहीं। बच्चे को तो नहीं पता होता ना कि उसके लिए कितना ज़रूरी है। वो ये जानता है कि शायद ये सिलसिला चलता रहेगा और नहीं मालूम कि आगे जाकर वो बंद कर दें दोबारा से क्या पॉलिसी है, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं पता। जैसे अगर वो हमसे सवाल करे कि आप बताइए कि कब खुलेंगे, ये क्या हुआ, तो हमारे पास भी कोई नॉलेज नहीं है, स्कूल्स के पास कुछ नहीं है। तो जब उसका नहीं उसको बताया जाएगा तो वो अपना माइंड बिल्कुल उसका सेट हो चुका है कि अब शायद कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं खुलेंगे, तो वो जाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है। वो रीस्टार्ट हो ही नहीं रहा सिस्टम। जैसे हम होता था कि समर वेकेशन के बाद जब जाते थे तो हमें पता था कि ये जून जब मुकम्मल होगा तो जुलाई मुकम्मल होगा तो अगला जो महीना आएगा वहाँ से हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, पहली तारीख को स्कूल हो जाएंगे, तो आखिर के एक हफ्ते से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन यहाँ तो अभी ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं है, उसको कबूल ही नहीं कर रहा कि आगे कभी शायद स्कूल खुलेगा। ये तक नौबत आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही देखें हो ये रहा है। अभी 9वीं और 10वीं जमात को खोलने की जब बात की गई, रात के 9 बजे बात की गई, ऐलान किया गया कि कल सुबह से आप लोगों ने स्कूल आना है। अब आप मुझे एक बात बताएं, 3 महीने से बच्चा घर पे बैठा हुआ है, ना उसकी किताबें उसने निकाली पढ़ने के लिए, ना उसका यूनिफॉर्म रेडी है, ना उसने किताबों में से कुछ पढ़ा भी है। बिल्कुल ठीक है। आप उसको कह रहे हैं रात के 9 बजे तुम्हें सुबह आना है स्कूल पे, कौन सा बच्चा उस हाजिरी के साथ स्कूल आएगा? नहीं आ सकता। अच्छा, बच्चों ने ना मजाक बना लिया। सही है। जब भी ऐलान होता है कि कल से स्कूल खुल जाएंगे या वहां पे डेट अनाउंस हो जाती है, तो वो कहते हैं कि बंद कब होगा ये भी हमें पता है। ये भी पता है, बिल्कुल ऐसा ही कि एक हफ्ता बच्चे ने स्कूल जाना है, उसमें भी ऑल्टरनेट डेज हैं कि अगर आज मैं आया हूं तो मेरा कल गैप है, फिर मैं परसों आऊंगा या 3 दिन बाद आऊंगा। तो उस गैप में भी वो कहता है कि यार हफ्ते में एक दिन जाके करूंगा क्या? और पेरेंट्स भी यही है, पेरेंट्स भी यही मजाक बनाते हैं कि हम बच्चे को हफ्ते में एक दिन स्कूल भेज के करेंगे क्या? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हो ये रहा है कि इन तमाम तर खेल में जो है हम उस हकीकत को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमने अभी अपने खुद को, जो इस कौम का मुस्तकबिल है, उसको कितना नुकसान पहुंचाया है। हमारा बच्चा किसी कंपटीशन में नहीं खड़ा हो सकता। आप अपने जितने नियरेस्ट आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मुमालिक हैं जी, आप अपने किसी एक बच्चे का जो प्रोग्रेस है, जो भी प्रोग्रेस है, आप उसके मुताबिक उनको कॉम्पीट करा ही नहीं सकते। आपके बच्चों ने इस पूरे साल में क्रिकेट अच्छी खेलनी सीखी, फुटबॉल अच्छी खेलनी सीखी, उन्होंने मोबाइल गेम्स अच्छे खेलने सीखे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों ने बहुत बेहतरीन कर दिया है। शादी ब्याह की तकरीबात में ड्रेसेस क्या बनाने उन्हें बहुत बेहतरीन पता है। पेरेंट्स के साथ जाके कौन से होटल में कौन सा खाना खाना है, जो हफ्ते में एक दिन खाते थे महीने में एक दिन, अब वो रोज की रूटीन होगी, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन कौन सा सबक पढ़ना है अब वो उस बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम। तो यहाँ तालीम का मजाक बन गया। तो सिंसियर होना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटेजी बना लें। बिल्कुल सही। तालीमी इदारों के लिए आप कहते हैं 30% अलाउ है, हम कहेंगे कि 100 बिस्मिल्लाह, आप बच्चों को बुलाइए। लेकिन आप ये नहीं की बात किया करें कि अब इदारे देखें, जुलाई जो है, अभी जुलाई आ रहा है, अभी स्कूल कब खुले? 21 जून को। मैं कहता हूं ये जुलाई का महीना मजाक है। आप देख लीजिए, 15 जुलाई से मानसून का सिलसिला है, 20 जुलाई से बकरीद शुरू हो जाएंगी,
पूरा हफ्ता उसमें चला जाएगा। बच्चे बकरा मंडी जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, मवेशी मंडी में बच्चों ने वक्त गुजारना है, वहां पे कोरोना नहीं होगा। आपको लिख के लगा देना चाहिए मवेशी मंडी के बाहर कि बच्चों का दाखिला मना है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। और वहां पे रश की क्या हालत है आपको भी ये बात मालूम है। तो आपने बकरा ईद में अगर वैसे ही फेस्टिवल करना है तो फिर तो ये 15 अगस्त के बाद की कहानी गई तालीमी इदारे दोबारा खुलने की, तो बच्चा 1.5 महीना दोबारा घर पे बैठ गया। नेक्स्ट सेशन जो है आपका वो फिर डिस्टर्ब हो गया। हमारे 3 सेशन तबाह हो गए, एक जो 2019 का 20 में था, 20 का 21 में, अब ये 21 का 22 वाला भी तबाह हो जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी दानिश साहब ने जिसकी निशानदेही की है, वो मसला यही हमें आ रहा है कि हमारी तरजीहात में क्योंकि शामिल नहीं है वो बच्चा सिवाय स्कूल के मुझे हर जगह नजर आ रहा है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे गली में क्रिकेट खेलता भी नजर आ रहा है, वो अब्बा अम्मा के साथ वो शॉपिंग सेंटर्स में सारा दिन घूमता हुआ भी नजर आ रहा है, वो रेस्टोरेंट में भी नजर आ रहा है, पार्क्स में हर जगह नजर आ रहा है सिवाय स्कूल के। तो इसका मकसद ये है कि ये आप दानिस्ता ये गलती कर रहे हैं। और अगर आपकी तरजीहात में ये शामिल होता कि बच्चों का तालीमी साल मुतासर ना हो तो उसके लिए आप कोशिश करते। बंद कर देना मसले का हल नहीं है। वो एक हमारे साबिक वजीर दाखिला थे, जब भी उनसे कोई वो बात पूछते थे उनके पास भी हर मसले का हल ये था कि जी कर्फ्यू लगा दो, सब कुछ बंद कर दो, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। तो ये ज़हनी सोच आपकी बताती है कि आप कहाँ पर खड़े, आपकी काबिलियत क्या है, मामलात को कितना समझते हैं। आखिरी जुमला जनाब आमिर सईद साहब, अब वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, बहुत सारे मामलात थे आपके साथ डिस्कस करने थे, लेकिन इंशाल्लाह एक नशिस्त और रखेंगे जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से आज जो हमने सिलसिला शुरू किया है ना, इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें आपसे जो ज़रूर पूछेंगे कि मज़ीद काम किस तरह किया जा सकता है। और ऐसा कि जैसे ये अभी हो रहा है कि तस्वीरें कुछ दिखाई जाती हैं, प्रोडक्ट कुछ सेल की जाती है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आखिर में अगर कोई जुमला कहना चाहें तो ज़रूर कहिए, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। यंगस्टर को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ आएँ, फेयर काम करें सबसे पहली, और ईमानदारी से काम करें। और जब आप फेयर काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपको तरक्की भी मिलती है बेशक, और आपके मुल्क को भी तरक्की मिलती है। अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें, अपना नाम भी रोशन करें, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना कारोबार करें, और कम सरमाए के साथ ऑनलाइन में आप बहुत आसानी से अपना कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जी शर्त है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट है वो अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आमिर सईद साहब का, बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। दानिश उज़्ज़मा साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रिया दानिश साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, लोग ये सुनना चाहते हैं और ये समझने की ज़रूरत है। अगर ये मसाइल हल नहीं हुए तो ये जो नुकसानात अभी हुए हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। जो बच्चों का साल ज़ाया हुआ है, आगे आने वाले वक्त में इसकी जो ये एक गैप आया है कि जो वैक्यूम आपने क्रिएट किया पूरा नहीं हो सकेगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, उसकी तरफ जाएंगे, आपकी सेहत के हवाले से कुछ बात होगी। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।